students. I'm Kanchan Sharma and today I'll teach you about accounting standards. Accounting standards होते क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, मैं आपको आज उन सब के बारे में बताऊंगी. ओके, तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बी सेट टू बी अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स और प्रिंसिपल्स developed and recommended by approved and specialized accounting bodies for bringing uniformity in accounting and eliminating confusing variation. ठीक है, हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल ये ना सोचे कि मैं उनको हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊँगी. ठीक है, चलिए, ये मैंने इंग्लिश में बताया आपको कि एक रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो डेवलप और रिकमेंड किए जाते हैं बाय अप्रूव द स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग बॉडीज फॉर ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, मतलब एक रूपता लाने के लिए इन अकाउंटिंग में एक रूपता लाने के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज़ करते हैं. एंड एलिमिनेटिंग कन्फ्यूजिंग वेरिएशन. और जब कन्फ्यूजिंग वेरिएशन आता है, मीन्स जहाँ पर कुछ डिफरेंसेस आते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, उसको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद से ख़त्म कर दिया जाता है. कैसे ख़त्म कर दिया जाता है कि जैसे कि हमें किसी क्वेश्चन में अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करना है, तो जब हम देखेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे एज पर AS7 या एज पर AS3, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा कि हमारे जो उसके स्टैंडर्ड का जो मतलब कहने का मतलब है वो क्या कहना चाहता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे. उससे हमारे वेरिएशन जो है, कन्फ्यूजिंग वेरिएशन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे. ओके, these are detailed rules for making accounting treatments of various items. These rules are intended to let the financial statement be drawn on uniform basis and express more or less the same. चलिए, ये मैंने आपको बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, ठीक है ना. अब देखिए, कुछ राइटर्स ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशंस दी हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द कोड्स ऑफ कंडक्ट इम्पोज द अकाउंटेंसी बाय कस्टम लॉ और प्रोफेशनल बॉडी. कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, ठीक है, जो इम्पोज किए जाते हैं ऑन अकाउंट्स बाय कस्टम लॉ और प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा. ठीक है, देखिए, जो हमारे ICI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन्होंने हमें टोटल 29 AS बताए हैं, ठीक है ना, 29 AS. ठीक है, उनकी लिस्ट में भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. देखिए, उसमें है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर. एक सेकेंड देखिए, आर मैंडेटरी इन नेचर. ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो मैंडेटरी है इन नेचर में. दे आर रिकमेंडेड फॉर ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेस. ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए वो रिकमेंड किए जाते हैं. ठीक है ना, तो जो बिजनेस इंटरप्राइजेस होते हैं वो हमारे इसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं. ठीक है, चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बी रिगार्डेड एज अ sort of laws and they guide to actions. और नंबर 3 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले डाउन द रूल्स, नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस. ये जो है वो रूल्स बनाते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं और गाइडलाइंस, मतलब हमें एक दिशा निर्देश देते हैं एज टू हाउ द ट्रांजेक्शन टू बी डील विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कि हम ट्रांजेक्शन को कैसे डील करें इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एंड एलिमिनेट करने के लिए कन्फ्यूजिंग वेरिएशन को. ओके, तो फोर्थ में यही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट यूनिफॉर्म प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है ना, एक रूपता के द्वारा तैयार किए जाते हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं.
ये देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसमें भी हमें एनी 2 या 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, मैं ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ, एक रूपता लाने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए, ठीक है। टू डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ एक्सप्रेसिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। और टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर रिलायबल एंड ऑथेंटिक, एक जब हम एएस के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल बनते हैं, मतलब विश्वसनीय बनते हैं, ठीक है ना। तो ये मोर रिलायबल एंड ऑथेंटिक, टू प्रोवाइड कंपेरेबल बेसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और नंबर 5 है टू क्रिएट ऑथेंटिक बेस फॉर टैक्स असेसमेंट, टैक्स असेसमेंट के लिए भी ये रिलायबल है, ऑथेंटिक है, ओके। अब देखिए लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब आप ये देखिए ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, ये देखिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये एक लिस्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। और यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और कैसे पूछा जाता है कि जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, और AS4 में कंटिजेंसी एंड इवेंट्स ना देकर ना कुछ और दे देता है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द प्रायर पीरियड आइटम। जैसे उसने AS4 में हमें ये दे दिया नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब उसने बोला विच इज़ रॉन्ग, कौन सा गलत है। अब जब तक आपको ये AS के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप सही गलत को नहीं बता सकते, ठीक है ना। इसलिए ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। और ये लिस्ट है 29 AS। अब ये एकदम से याद मत कीजिएगा, 5-5 करके ये इजीली याद हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे AS1 जिसमें है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब क्या है कि हमें इसमें अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब लेखांकन नीतियों का डिस्क्लोजर देना है, ठीक है। उसको डिस्क्लोजर कैसे कहते हैं उसे ब्रीफली बताना है, जैसे कि कब जरूरत पड़ेगी हमें डिस्क्लोजर देने की, जैसे कि आप कोई भी काम करते समय उसका वैल्यूएशन, जैसे क्लोजिंग स्टॉक या किसी भी चीज़ का वैल्यूएशन आप फीफो मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। और अचानक से कंपनीज की कुछ पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं और वो वेटेड एवरेज मेथड को अपना लेती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि आप लोग एकदम फीफो से वेटेड में आ गए, वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग काम करने लगे, है ना। तो इसके लिए आपको एक नोट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। वो डिस्क्लोजर जब दिया जाता है तो वो AS1 के तहत दिया जाता है, ठीक है ना। तो AS1 में हम डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ते हैं, ठीक है। ये वो डेट्स हैं, डेट्स फ्रॉम विच मैंडेटरी, जब ये आए थे, ठीक है ना, कमेंसिंग ऑन और आफ्टर, ठीक है, कि जब ये शुरू हुए थे, कमेंसिंग बोलते हैं स्टार्ट करना। AS2 रिवाइज हुआ था और वो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हिंदी वाले बच्चे स्टॉक का मूल्यांकन, ठीक है। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS3 में क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS4 है कंटिजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। AS5 है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ओके। AS6 जो है बच्चों वो पहले डेप्रिसिएशन हुआ करता था, और AS6 डेप्रिसिएशन, और AS8 है रिसर्च डेवलपमेंट, वो अब हमारे ICAI ने विड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और उसके लिए एक AS आया है AS26, ठीक है ना, वो उसमें थोड़ा थोड़ा मर्ज कर दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से वो विड्रॉ कर दिए गए हैं, इसलिए अब आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। AS6 जो कि डेप्रिसिएशन हुआ करता था, ठीक है। अब आपको AS5 के बाद सीधा AS7 देखने को मिलेगा। AS7 है हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। AS8 मैंने बताया विड्रॉ हो चुका है, ठीक है, और इंक्लूडेड हो गया है इन AS26 में, ठीक है, जो रिसर्च डेवलपमेंट का हुआ करता था। वैसे जान लीजिए कि ये रिसर्च डेवलपमेंट का है, लेकिन ये अब इंक्लूडेड हो गया है AS26 में और यहाँ से विड्रॉ हो चुका है। AS9 जो है रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन है, ठीक है। AS10 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, AS है, और इसके ना क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये रिवाइज हो के आया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको बोलते हैं PPE, ठीक है। जैसे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जब तैयार करते हैं ना, तो हम जब एसेट्स पार्ट में पहले फिक्स्ड एसेट्स ये सब लिखा करते थे नॉन करंट एसेट्स में, फिर करंट एसेट्स लिखते थे, ठीक है ना। जब हम AS3 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाते थे, तो हम वहाँ पर
फिक्स एसेट लिखते थे, लेकिन अब एएस स्टैंडर्ड रिवाइज के आ जाने से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा जाता है वहाँ पर। ओके, चलिए अब आते हैं AS 11 पर, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, ये है AS 11। AS 12 है हमारा गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। ओके, AS 13 हमारा रिवाइज हुआ है, वो है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ एक नेम बता रही हूँ, एक लिस्ट बता रही हूँ, बाकी मैं सारे जो इंपॉर्टेंट AS है ना, उनके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। ओके, AS 14 भी हमारा रिवाइज हुआ है, और वो है अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। अमेलगमेशन में क्या होता है, कई तरीके के मेथड होते हैं, इन द केस ऑफ पूलिंग मेथड, ठीक है, मर्जर, ये सब आते हैं उसमें। ठीक है ना, ये सब मैं आपको बताऊंगी। AS 15 में है एम्प्लॉय बेनिफिट, AS 16 में है बोरोइंग कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है AS 16। AS 17 में है सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 में है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ठीक है, 19 में लीज है, 20 में EPS है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, और AS 21 जो है ये भी रिवाइज हुआ है, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं इसमें। ओके, AS 22 इसमें आएगा अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है, AS 23 में आएगा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AS 24 में आएगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है, फिर 5 में आएगा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर 26 है इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, मैंने बताया था ना AS 26 आया है, उसमें वो चीज़ें भी मर्ज हो गई हैं जो विड्रॉ हुई हैं। ओके, AS 27 में है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, और AS 28 में है इम्पार्टमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक है बच्चों, AS 29 भी रिवाइज हुआ है, और वो है प्रोविजन कंटिजेंसी लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स। ठीक है, ये हमारी कुछ लिस्ट है हमारे AS की, जो मैंने आप लोगों से शेयर की। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए AS 1 से कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम टाइम में हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये बीकॉम के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अदर क्लासेस भी इसको देख सकती है। क्या होता है ना कि जब बीकॉम के एग्ज़ाम होते हैं तो इंटरनल एग्जाम्स वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आएगा, तो ये ज़रूर आएगा जो मैंने आपको 4 ऑप्शन वाला बताया है कि AS 1 में हमने कुछ दे दिया, AS 2 में कुछ दे दिया, 3 में कुछ दे दिया, और 4 में कुछ चीज़ गलत कर दी, और उसमें बोला विच वन इज़ इनकरेक्ट। अब जब तक हमें AS की नॉलेज नहीं होगी, हमने लिस्ट नहीं पढ़ी होगी, तब तक हम उसको आंसर को क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें AS याद होने चाहिए। ठीक है, अब बच्चे सोच रहे होंगे 29 AS एकदम से याद कैसे होंगे, इनके नाम कैसे याद होंगे? हो जाएंगे, आप 5 5 6 6 करके कीजिए, वो आपको 2-3 दिन तक याद हो ही जाएंगे। ठीक है ना, बट इसको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए AS के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर।